नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। घर, मकान या आवास हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार ने 2022 तक देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण इसी मकसद को पूरा करने में जुटा है। ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में वास्तविक गरीबों और जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पहले चरण में 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य था। इनमें से 93% से ज्यादा घर बन चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 1 करोड़ 95 लाख आवासों का निर्माण का लक्ष्य है। समिति ने न सिर्फ योजना के सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति की सिफारिश पर हम डालेंगे विस्तार से नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। यह भी जानेंगे कि कब पूरा होगा हर नागरिक को अपने घर का सपना। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा। सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार सिंह, आप अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया। समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विस्तृत पड़ताल की। समिति ने योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए कई अहम सिफारिशें भी की हैं। मेरे नाम के सन्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 16वां, 17वां, 18वां और 19वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। 5 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित अपने रिपोर्ट में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने पाया कि गरीब ग्रामीण आबादी की सामाजिक और वित्तीय स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से शुरू किए गए प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी के चयन के लिए लचीला रुख अपनाते हुए प्रखंड विकास अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें। साल 2022 तक सभी के लिए घर लक्ष्य को पूरा करने के लिए समिति ने सिफारिश की है कि मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में सहायता लागत में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी करनी चाहिए। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सभी राज्यों में इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य योजनाओं के साथ विलय के माध्यम से इकाई सहायता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं। भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के प्रयासों की समिति ने सराहना की। साथ में सुझाव दिया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के वितरण के लिए तंत्र को और बेहतर बनाए, ताकि गरीबों के लिए मकान निर्माण हेतु भूमिहीनता मामले पर प्राथमिकता से विचार किया जा सके। लाभार्थियों के लिए त्रुटि रहित भुगतान प्रणाली बनाने का सुझाव भी समिति ने मंत्रालय को दिया। संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के कल्याण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के साथ तालमेल के तहत शौचालयों के निर्माण को पानी के कनेक्शन की व्यवस्था के साथ चालू करने का भी सुझाव दिया है। ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपनी कई अहम सिफारिशें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर दी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नागेंद्र नाथ सिन्हा जी से पूछते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लक्ष्य हमने रखा है 2022 तक देश में हर व्यक्ति का अपना आवास होगा, अपना घर होगा, उस लक्ष्य को पाने की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं? देखिए, कुल मिलाकर आज तक लगभग 2 करोड़ 2 लाख लोगों के आवासों की स्वीकृति दे दी गई है और उसके विरुद्ध लगभग 1 करोड़ 55 लाख आवासों का निर्माण हो गया है। पर मैं आपके सामने सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। पर इसके साथ साथ जो वर्ष 2014 या उसके पहले से जो भी इंदिरा आवास योजना नाम की योजना चली आ रही थी, उसके तहत भी अगर आप देखेंगे तो लगभग
70 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। तो कुल मिला के आज के दिन अगर हम पिछले 7 सालों का लेखा जोखा लें तो कुल मिला के 2 करोड़ 28 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। और अभी जैसा कि आपने चर्चा की कि 2 करोड़ 95 लाख आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करना है। और अगर हम जितनों की स्वीकृति दे चुके हैं तो उसमें से हम घटा दें तो लगभग हमें करीब 90 लाख आवासों की अतिरिक्त स्वीकृति देनी है और उन पर निर्माण कार्य प्रारंभ करना है। देश के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो भूमिहीन लोगों की थी। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को क्रियान्वित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। जिस तरह 2 चरणों में ग्रामीण आबादी को अपना घर देने का लक्ष्य रखा गया, उस दिशा में उत्तर प्रदेश में किस तरह काम हुआ है? जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में लगभग 26 लाख परिवारों के घर स्वीकृत किए गए हैं और इसमें जो पहली सूची थी जिसे हम सेक्स सूची कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें 14.5 लाख लोग पात्र थे घर के लिए। उन सभी 14.5 लाख लोगों का घर बनाया जा चुका है। नई सूची जो बनाई गई थी पात्र लोगों की, उसमें हम आवास प्लस कहते हैं। उसमें लगभग 11.5 लाख लोगों के घर स्वीकृत किए जा चुके हैं और काफी तेजी से इस दिशा में काम चल रहा है। अभी हमारी जो आवास प्लस की सूची है उस पर लगभग 18 लाख और पात्र परिवार हैं जिन्हें हमें 2022 तक आवास स्वीकृत करके और इनका घर बनाना है। 2022 तक लक्ष्य है देश में सभी को आवास देने का। ऐसी स्थिति में उसने चिंता जाहिर की है कि जो प्रगति अभी चल रही है उसमें क्या हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं? जो हमने 2016 में जिन लोगों को लेके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था उसमें 2 करोड़ 95 लाख लोग उस सूची में थे और उसमें कई लोगों ने घर का निर्माण कर लिया, कई लोगों वहाँ से माइग्रेट कर गए या कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों का भी अता पता नहीं चलता है। तो वैसे सभी लोगों को आवास स्वीकृत कर दिए जाएंगे और उनका निर्माण भी पूरा हो जाएगा। जो आवास प्लस की सूची बनी है वे वैसे लोगों की सूची है जिनका दावा था कि उन्हें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में किया गया उसमें उन्हें शामिल किसी कारणवश नहीं किया जा सका। तो वैसे सभी लोगों के आवासों की स्वीकृति कर दी जाएगी। निर्माण कार्य ऑफ कोर्स उसके बाद तक चलेगा और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो जिस तरह की निधि की इसमें आवश्यकता है उस तरह की निधि को उपलब्ध कराने में कई राज्य सरकारों को काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन ये सारे आवास उस समय तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे और निर्माण कार्य राज्यों में निधि की उपलब्धता के अनुसार चलेगा। हमें आशा है कि लगभग 2022 से लगभग 1-1.25 साल का अतिरिक्त समय और लग सकता है और उस बीच में हम पूरा कर लेंगे। मनोज जी, यहाँ पे नागेंद्र जी ने जो धन की कमी का जिक्र किया है कि राज्य सरकारें धन की कमी से जूझ रही हैं, इसलिए जो निर्धारित लक्ष्य है उसमें शायद थोड़ा समय लगेगा और 1-1.25 साल जैसे वो बता रहे हैं कि जो लक्ष्य सभी को आवास देने का है उसमें लग सकता है। तो चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो किस तरह की चुनौती राज्य झेल रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में आवासीय योजना के लिए पैसा उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत नहीं है और पूरे देश में सबसे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। वो घर सैंक्शन करना हो या घरों को तेज रफ्तार से पूरा करना हो। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो इस प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले की आवासीय योजनाओं से अलग करती है। उसमें एक ये यूनिवर्सलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि हर गरीब परिवार का जिसके पास कच्चा घर है उसका हम पक्का घर बनाएंगे। ये यूनिवर्सलाइजेशन इसको पहले की योजनाओं से अलग करता है और इसके कई बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट एक ये है कि हमने सबको ये एश्योर कर दिया है कि जिसका कच्चा घर है उसका पक्का घर बनाया जाएगा, तो उसमें आपस में आपाधापी या भागदौड़ नहीं है एक दूसरे बेनिफिशियरी। दूसरा, इसकी खूबी है टाइमलाइन का कि वो टाइमलाइन हमने 2022 तक डाल रखा है। ये भी एक लोगों को एश्योर करता है कि चलिए अभी नहीं तो अगले महीने या उसके अगले महीने हमारा घर बनेगा।
और प्रदेश सरकार उसी तरह से इसमें तैयारी कर रही है। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि परिवार बढ़ते भी जाते हैं। यानी एक पिता के 3-4 पुत्र हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अगले 6 महीने में, साल भर में वो अलग-अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह नए पात्र लोगों की सूची भी आ सकती है। अहम पहलू मैं जानना चाहूंगा आपसे। हमने देखा कि आज़ादी के बाद से गरीबों और भूमिहीन लोगों को आवास मिले, इसके लिए सतत प्रयास किए गए। 1957 में हमने देखा जो ग्राम आवास योजना बनाई गई। उसके बाद 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बावजूद हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके थे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्रैल 2016 में शुरू हुआ है। तो किस तरह से पुरानी योजनाओं से इसमें फ़र्क है और हम जो चुनौती है उसे पूरा कर रहे हैं? पहले की योजनाएं जो थी वो सभी पात्र लोगों का को लेकर योजना नहीं बनाती थी, बल्कि ये कहती थी कि हमारे पास इतना धन है और इस धन से इतना ही लोगों का आवास निर्माण किया जा सकता है, और उसके बाद प्राथमिकता का एक तरीका अपनाया जाता था और उतने लोगों को धन उपलब्ध कराया जाता था। दूसरी बात ये है कि ये पूरी की पूरी तरह से जो लाभुक हैं, हितग्राही हैं, उनके माध्यम से ही बनाई जाती है। तीसरी बात ये है कि ये जो योजना है उस योजना में जहाँ पर लाभुक रह रहा है और उसको मकान निर्माण के लिए ज़मीन उपलब्ध हो सकती है, वहीं पे मकान निर्माण की कार्रवाई की जाती है। कई बार पहले की योजनाओं में कॉलोनी निर्माण की एक परिकल्पना थी, और वो उस परिकल्पना के तहत कई कई जगहों पे सफल तो होता था, कई जगहों पे सफल नहीं होता था, क्योंकि लोग जहाँ पर बसे हैं वहाँ छोड़कर सामान्यतः जाना नहीं चाहते। चौथी बात ये है कि जो अभी के निर्माण का तरीका है, उस निर्माण के तरीके में घर के साथ-साथ जो और बाकी बुनियादी सुविधाएँ हैं, उनको भी साथ-साथ उपलब्ध कराने पे जोर दिया जाता है। जैसे कि शौचालय है, तो शौचालय उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जब तक ये पूरा नहीं होता, हम मकान निर्माण पूरा हुआ नहीं मानते हैं। तो ये सोच है कि हम सिर्फ मकान नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक घर बना रहे हैं। तो मकान से घर का सफर यह कार्यक्रम तय करता है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें, जिस ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति ने ये रिपोर्ट पेश की है, कौन है उसके अध्यक्ष और सदस्य, साथ ही समिति की बैठकों पर भी एक नजर। ग्रामीण विकास से संबंधित संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव हैं। ये समिति ग्रामीण विषयों से जुड़े मामलों की पड़ताल करती है। समिति के 31 सदस्यों में से 10 राज्यसभा और 21 लोकसभा के सांसद हैं। समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2021 को संसद के दोनों सदनों में पेश की। समिति ने योजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए लाभार्थियों की सही पहचान पर खास जोर दिया है। समिति ने पाया कि ग्राम सभाओं ने 4 करोड़ 4 लाख परिवारों के आवेदन नामंजूर किए। इनमें से 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को अस्वीकृत किए जाने के कारण पलायन और मौत बताए गए हैं। समिति ने साफ किया कि इन आधारों पर अस्वीकृतियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। समिति का सुझाव है कि लाभार्थी की मौत पर लाभार्थियों की सूची के नाम हटाए जाने की बजाय ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पर विचार किया जाए। ग्राम पंचायतों के पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये और SECC 2011 के आंकड़ों में गलतियों को देखते हुए समिति ने लाभार्थियों के चयन के लिए लचीला रुख अपनाने की जरूरत बताई। साथ ही मंत्रालय को सूची में लाभार्थियों के नामों में गलतियों को ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाने की सिफारिश की है, ताकि कोई जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। नागेंद्र नाथ जी, जिस तरह से हमने देखा कि लाभार्थियों के चयन को लेकर जो पंचायत में पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, कई बार राजनीतिक विद्वेष के कारण भी हम देख रहे हैं, तो उसका सुझाव है कि विकास प्रखंड अधिकारी को इसमें जोड़ा जाए, साथ ही जो गैर सरकारी संगठन हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि इस योजना का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योजना के डिजाइन में इस बात को पहले से ही शामिल कर लिया गया था, क्योंकि जो ग्राम सभाएं उस सूची को सत्यापित करती हैं, तो सत्यापित सूची में जिन लोगों का नाम छूट गया है या उनको लगता है हटा दिया गया है, तो उस के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की गई है। और ये अपील भी
सिर्फ जो खंड विकास पदाधिकारी उसके तहत ही ना होके बल्कि एक वरीय स्तर पर एडीएम लेवल के पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की जाती है और वो समिति अपीलेट समिति है, वो उनकी शिकायतों को सुन के उस पर अपना निर्णय सुनाती है और उस निर्णय को शामिल करके ही अंतिम रूप से सूची बनाई जाती है। ये एक अच्छी बात है कि संसदीय समिति चूंकि संसद का ही दूसरा रूप होती है और उसने सिफारिश दी थी कि इस योजना को, जिसका लक्ष्य काफ़ी अच्छा है, उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर पर लाभार्थियों का चयन है उसमें पारदर्शिता आए और उस और सरकार ने ध्यान दिया है। मनोज जी, अगर हम बात करें लाभार्थी के चयन को लेकर, वैसे तो नागेंद्र जी ने बताया कि सरकार ने समिति की जो तमाम सिफारिशें थी उस सिफारिशों को समाहित कर लिया है, लेकिन राज्य स्तर पर हम देखते हैं जिस और समिति ने इशारा किया कि जो पंचायत स्तर पर होता है एक पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया होता है। हम राज्यों में इस तरह की स्थिति को ज़्यादा देखते हैं और आपको उससे दो चार होना पड़ता होगा कि कई योजनाओं में हम देखते हैं कि इस तरह की स्थिति हो जाती है कि क्रियान्वयन को लेकर काफ़ी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। नागेंद्र जी ने कहा कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, क्या राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस ओर काम कर रही हैं? देखिए, जो प्रोसेस बनाया गया है इसमें लाभार्थियों को चयन करने का, उसकी शुरुआत होती है ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत पहले बैठक करती है और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करती है। उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है और फंड ट्रांसफर का भी यही प्रोसेस है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीनों ही इंस्टॉलमेंट पे इन तीनों स्तर से उस लाभार्थी के नाम को गुजरना होता है। तो इसमें चयन की प्रक्रिया और उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सिस्टम में एस्टैब्लिश्ड है। इसके बावजूद ये दावा नहीं किया जा सकता कि जितने भी आवासहीन या कच्चे घर वाले लोग हैं सबका नाम इस सूची में शामिल है। ये हो सकता है कि किसी पंचायत में राजनीतिक विद्वेष से या किसी और गलती से ये नाम, कुछ पात्र लोग हैं उनका नाम छूट गया हो। लेकिन दूसरी तरफ फिर मैं ऐसे केसेस में देखता हूँ जहाँ की एक परिवार में एक से अधिक घर बने हैं और वो इस बात पे बने हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि पिता के नाम से घर बना और 2 साल के बाद उसके बच्चे अलग हो गए और वो कच्चे घर में रह रहे हैं, तो वो भी पात्रता की सूची में आते हैं, उनका घर भी बना है। तो जहां एक तरफ कुछ ऐसे लोग जो आवासहीन है या कच्चा घर है उनकी संख्या भी है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी परिवार हैं जहां एक से अधिक सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। सरकार का फोकस यह है कि ऐसा कोई भी परिवार न हो जहां हम एक भी घर न दे सकें अगर वो पात्र है और उसको घर दिया जाए। ग्रामीण विकास संबंधी समिति ने योजना के सभी पहलुओं पर भी विचार किया। योजना में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण, आवास डिजाइन वर्गीकरण, आवास गुणवत्ता समीक्षा ऐप के जरिए आवास निर्माण की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। हालांकि जांच में समिति ने पाया कि पंजीकृत 1,49,842 राजमिस्त्री में से केवल 76,193 ही प्रशिक्षित किए गए हैं। इसलिए समिति ने ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को पंजीकृत और प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया है। समिति ने इस योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना के साथ तालमेल से लाभ प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। साथ ही अलग अलग योजना के तालमेल में कमियों को दूर करने का भी सुझाव दिया है। जिस तरह से समिति ने कहा है कि जो तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ जोड़ा जाए ताकि इसका और बेहतर रूप निखर कर आएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया और इस दृष्टिकोण से योजना के डिजाइन में ही इसका समावेश कर लिया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि शौचालय का निर्माण इसके साथ मैंडेटरी है। जो उज्ज्वला योजना है उसके कनेक्शन इसके अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं। सौभाग्य के तहत कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन उपलब्ध मुफ्त में कराए जा रहे हैं और जहाँ पर सौभाग्य ना चल रही हो वहाँ पर राज्यों के खुद की अपनी योजनाएं हैं, उनके तहत इसका लाभ दिया जा सकता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि मकान से घर का सफ़र और घर से गरीबी से ऊपर उठाने का भी सफ़र इस कार्यक्रम के माध्यम से कई राज्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश ने भी इस मामले में काफ़ी काम किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीणों को मकान मिले, साथ में वहां पे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले और वहीं के स्थानीय लोगों को ट्रेन करके राजमिस्त्री बनाया जाए और इस योजना के साथ जोड़ा जाए। एक अच्छा जो कदम था और संसदीय समिति ने भी उसकी सराहना की। लेकिन समिति ने एक चिंता जाहिर की है कि जिस गति से राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए था, उस संख्या में हुआ नहीं है। ये बात सही है कि जितनी संख्या में योजना के प्रारंभ में लोगों राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई थी, उतनी संख्या में तो नहीं हुई है, लेकिन काफी बड़ी संख्या राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कराने का काम कराया गया है और हम लोग अभी भी इस कार्य पे लगे हुए हैं। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के काल में काफी लोग लौटे हैं, तो इसके कारण ग्रामीण इलाकों में भी राजमिस्त्रियों की काफी संख्या अब हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि राजमिस्त्रियों के अभाव में योजनाओं का कार्य बाधित है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी यद्यपि कोविड का समय था, लेकिन करीब करीब 34 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया और इस साल भी यद्यपि कि 5 महीने ही व्यतीत हुए हैं, पर अभी 17.5 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। तो राज्यों ने किस तरह से कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने के साथ साथ राजमिस्त्री प्रशिक्षण को लेकर? देखिए, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रम में हुआ है और इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में भी शौचालय निर्माण में भी बहुत बड़ी संख्या में मेसन्स का ट्रेनिंग किया गया है। तो जैसा कि सचिव साहब कह रहे थे, मेसन कोई एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से मकान बनाने की रफ्तार पे कोई असर पड़ रहा हो। पर्याप्त संख्या में लोग उपलब्ध हैं तो इस काम को करते हैं। और आप जानते हैं कि ज्यादातर मेसन हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ काम करके ही सीखते हैं। वो फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ट्रेनिंग के बाद ही मेसन बने, ऐसा बहुत कम होता है। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ही नहीं राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि कई चरणों में काम हो रहा है। ग्रामीण विकास संबंधी समिति ने 2022 तक योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का भी विश्लेषण किया। समिति ने भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए उच्च स्तर पर तेजी से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद 65% से ज्यादा लाभार्थियों को अभी भी जमीन दिया जाना बाकी है। वित्तीय प्रगति की बात करें तो योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए किए गए प्रयास 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। वास्तविक प्रगति के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले चरण में करीब 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य था। इनमें से 93% से ज्यादा घर बन चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 61,95,621 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इस तरह अगस्त 2021 तक दोनों चरणों को मिलाकर देखें तो 58% से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस तरह से समिति ने सराहना की है जो 2022 तक सभी को आवास देने की बात कही गई है, भूमिहीन लोगों की पहचान की जा रही है, उन्हें ज़मीन दी जा रही है, लेकिन जिस गति से दिया जाना है, समिति ने चिंता जाहिर की है कि क्या हम 2022 तक इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। आज के दिन में जमीनों का मिलना एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि पिछले 70-75 सालों में जितनी भी सरकारी जमीनें थी, उन सभी जमीनों को गरीबों को अलग अलग समय पे वो जमीनें बांट दी गई हैं और आज के दिन ऐसी खाली जमीन नहीं है जिसको कि लोगों को घर बनाने के लिए आवंटित किया जा सके। अब ये जरूर संभव है कि लोग इसके लिए जमीन अर्जित की जाए और उसके बाद लोगों को निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो कई राज्य सरकारों को जब हम लोगों ने ये अप्रोच किया कि जमीन की उपलब्धता एक समस्या के रूप में आ रही है, तो उन्होंने अपनी अलग से योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं के माध्यम से वो राशि उपलब्ध करा रहे हैं। जमीन का मामला ही इतना कठिन है कि तुरंत समाधान होना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकारें इस पर लगी नहीं और संसद का ध्यान इस पे पहले से है, तो सांसद भी इस पे राज्यों से लगातार बातचीत करते रहें तो ये समस्या भी कुछ समय में निपट जाएगी और जो बिल्कुल भूमिहीन आवासहीन हैं उन सभी लोगों के आवास के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जा सकती है।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए भूमि का प्रबंध करना अपने आप में एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, वो तब जब देश की एक बड़ी आबादी है और ज़मीन का अभाव है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो किस तरह से आप लोग इस ओर कदम उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हर परिवार जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया है, उसके पास या तो जमीन उपलब्ध है या सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दी है। जैसा सचिव साहब बता रहे थे कि 2 लाख परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है। इस 2 लाख में उत्तर प्रदेश की संख्या 0 है। यूपी के सभी लाभार्थियों को जमीन मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। आने वाले समय में क्या ये सपना पूरा हो सकता है कि लोगों को पक्का मकान बुनियादी सुविधाओं के साथ मिल जाएगा? पिछले 7 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है वो इस बात की पूरी तरह से आशा दिलाता है कि हम लोग इस लक्ष्य को निश्चित तौर पे पूरा कर लेंगे। राशि की केंद्र सरकार के स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था है और मुझे अधिकतर राज्यों के अनुभव जो प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से ये देखते हुए लग रहा है कि राज्य सरकारें भी इसमें पीछे नहीं हट रही है, वो भी अपने तौर पे पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है। तो धन का मुद्दा नहीं है, इच्छा शक्ति है। जो भी समस्याएं भूमि इत्यादि की आ रही है उसका सरकारें मिल के समाधान कर रही हैं। तो मुझे ये कोई इसमें शक ही नहीं है कि जो सबके लिए घर का जो सपना है उसको अवश्य ही पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, 2022 तक प्रधानमंत्री ने जो एक लक्ष्य रखा था कि सभी के लिए अपना मकान हो, जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, उन सब के पास अपना आवास हो, और आवास ही ना हो बल्कि उसमें सभी बुनियादी सुविधाएं भी हों। और जिस तरह से सचिव जी बता रहे थे कि राज्यों का सहयोग मिल रहा है, तो हम एक अच्छी और बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जल्द ही अपने उस लक्ष्य की पूर्ति कर लेगा। आप दोनों इस कार्यक्रम में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से ये बात साफ हो जाती है कि लाभार्थी के चयन से लेकर उसे घर देने तक की पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने की जरूरत है। इस योजना से गरीब परिवारों को न केवल घर मिल रहे हैं बल्कि उन्हें घरों के साथ शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, LED बल्ब और पानी के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन निगरानी तंत्र में और सुधार के साथ घरों के निर्माण में भी तेजी लाने की जरूरत है ताकि 2022 तक हर भारतीय नागरिक को अपने घर का सपना साकार हो सके। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।